अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज खबरें तो काफ़ी सारी हैं और मैं सोच रही हूँ 3-4 खबरें इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करूँ और फिर रात वाले वीलॉग में बाकी, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि बड़ा ज़ोर है खबरों का, बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ चुका है जनाब इंतखाबात के हवाले से। इसके ऊपर बड़ी डिटेल में बात करनी है, इसके बड़े पहलू हैं जिनके ऊपर बात करनी बड़ी ज़रूरी है। फिर इसके साथ साथ खबर आ रही है कि जी शाह महमूद कुरैशी से पसे पर्दा मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। ये क्या कहानी है, इसके सामने भी कुछ चीज़ें रखेंगे और एक दो और खबरें हैं जो कि कुछ अदालती मामला से जुड़ी हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने अजीज़ व अकारब फ्रेंड्स वगैरह में भी इस चैनल से मुतल्लिक बताएं। अच्छा जी, आ जाते हैं स्ट्रेट वे हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की ज़ेरे सदारत जिस बेंच को वो हेड कर रहे थे, उसने बहरहाल अब एक ऑर्डर लिखवा दिया है और ये था मामला 90 दिन में इंतखाबात का। 90 दिन तो खैर कहीं हवा हो गए, लेकिन अब जो फाइनल उसमें कार्रवाई हुई है, पहले तो मैं वो बता दूं, फिर उसके ऊपर अपना तज्ज़िया आपके सामने रख दूंगी। कार्रवाई ये हुई है कि जी कल जो आपने देखा था, मुलाकातें हो गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदर साहब के साथ, और उसके बाद फिर 8 फरवरी 2024 की जो डेट थी वो फिक्स हुई और उसके बाद फिर हमने देखा कि आज वो डॉक्यूमेंट जो है बाकायदा जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करवा दिया गया और उन्हें यकीन दहानी करा दी गई कि अब चूंकि तमाम फरीक इसके ऊपर ऑन बोर्ड हैं, मुशावरत के साथ, ये इत्तफाक़ राय के साथ जो तारीख है तय हुई है, लिहाजा ये अब मामला जो है ऑलमोस्ट सेटल्ड है। तो इस पर फिर चीफ जस्टिस ने दोबारा से पूछा कि अब किसी को कोई एतराज़ तो नहीं है, कोई बंदा रह तो नहीं गया जिसने इसके ऊपर कोई राय देनी हो, कोई मसला हो। तो फिर जब इस बात की यकीन दहानी उन्हें करा दी गई तो फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने इसके ऊपर जो है वो हुक्मनामा तहरीर कर दिया। अब जरा आ जाते हैं कि उन्होंने क्या हुक्मनामा तहरीर किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह ये है कि अगर बज़ाहिर वो ये बात करते हैं कि जी 90 दिन का तो मामला चूंकि ऑलरेडी डिले हो चुका था, पॉसिबल नहीं है, लिहाजा अब इस पे सब फरीकैन इत्तेफाक कर रहे हैं, तो दैट्स गुड। अगर तो एक ऐसा वो डिसीजन लिखते तो फिर भी समझ में आता है कि शायद वो माजी की बात भुलाकर आगे की तरफ देखना चाहते हैं और अगर आगे अगर चीज़ें सही उन्हें नज़र आ रही हैं तो ठीक है, उन्होंने ये फैसला लिखा। लेकिन मुझे उनका फैसला देखकर बहुत ही हैरत हुई। उसमें बाकायदा ऐसा महसूस हुआ कि जैसे जानबूझकर उन्होंने सदर मुमलिकत की तज़हीक की हो या उनको मोरद इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश की हो। इतना ही नहीं, उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ऊपर भी जिस किस्म की एक तरह से जिम्मेदारी आयद करने की कोशिश की, वो भी बड़ी बिला ज़रूरत सी मुझे महसूस हुई। और सारा जो मामला था ये तो बुनियादी तौर पर जो अगस्त में असम्बली तहलील हुई थी उसके हवाले से था, ठीक है ना। इसमें जो इमरान खान ने अप्रैल में असम्बली तहलील की थी पिछले साल, उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था इस सारे मामले से। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ ये नहीं कि जो उनके सामने केस आया, भाई आप उसके ऊपर फोकस करें, वो उठा के फैसले में वहाँ से बात शुरू कर रहे हैं कि जब जी इमरान खान साहब ने तहरीक एतमाद के बाद जो है वो आरिफ अलवी साहब को समरी भेजी और उन्होंने असम्बली तहलील कर दी थी, तो वो उन्होंने वहाँ से जाके बात को पकड़ा। मतलब इसकी कोई आइन और कानूनी तौर पर मुझे समझ में नहीं आई बात कि आखिर उन्होंने पूरे मुकदमे में भी उस सारे मामले का जिक्र नहीं हुआ, तो उन्हें फैसला तहरीर करते हुए ये क्यों ज़रूरत पेश आई कि वो उस वाक़े का जिक्र यहाँ पर करें। और फिर ना सिर्फ जिक्र करें बल्कि उसकी बाकायदा एक चार्जशीट बना दी उन्होंने सदर के खिलाफ कि सदर ने ये गैर आइनी काम किया। सदर ने असम्बली तहलील करके ये गैर आइनी काम किया जो उन्होंने उस वक्त असम्बली तहलील की। भाई आपके सामने तो जो 9 अगस्त 2023 को असम्बली तहलील हुई है, कौमी असम्बली, उसका फैसला, वो वाली जो असम्बली तहलील हुई थी वो तो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उस मामले को ख़त्म कर गए थे। वो फैसला उनका था जिसमें उन्होंने कासिम सूरी की जो रूलिंग थी उसको कलअदम करार दिया और उसके साथ ही फिर आगे जो उसके तहत असम्बली तहलील होने की और आइंदा आम इंतखाबात का जो ऐलान किया गया था उसको भी उन्होंने नल एंड वॉइड करार देकर बिल्कुल सिफर कर दिया था। तो ये काम तो वो ऑलरेडी कर चुके थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने उधर माजी में जाके हवाला देना और उसकी जिम्मेदारी आयद करना यहाँ पर ज़रूरी समझा। ये बात मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है, सिवाय इसके कि उनकी कोई ज़ाती उसमें रंजिश थी कि जिसको वो लाजमी एड्रेस करना चाह रहे थे, तो जानबूझ के उन्होंने ये काम किया हो। इसके अलावा मुझे तो इसकी कोई मंतिक समझ नहीं आती। एक फ़ैसला हो चुका है, उसका ना कोई जिक्र हुआ है और बिला वजह उसकी तरफ आप क्यों घसीट के ले गए बात को। बिल्कुल इससे ये सामने नज़र आ रहा है
कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बड़ी माजरत के साथ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था उस मामले को दिल से निकाल नहीं सके, और इसका रंज जो है वो उन्हें महसूस होता है और वो वक्तन फ़वक्तन उनके अंदर बोलता हमें नज़र भी आता है। अब इसी तरह वज़ीर आज़म उस वक्त के इमरान खान साहब ने जो समरी भेजी थी, इसका भी कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्होंने इसका भी जिक्र किया। और फिर ये सारी गुफ्तगू करने के बाद अब वो आगे कह रहे हैं कि जनाब आगे जो तारीख फिक्स है वो ठीक है जी, ये हो गई है, इसके ऊपर इलेक्शन कराएं। तो भाई अगर आपको इतने ही माजी टटोलने की आदत है तो फिर आप वहाँ पे भी बात करते ना कि जब 9 अगस्त 2023 को असेंबली तहलील हो गई थी तो फिर उसके फौरी बाद किसने सदर को रोका? जब सदर ने एक तजवीज़ दे दी कि 6 नवंबर को इलेक्शन होने हैं, तो क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन ने उससे मुशावरत की? करते लाइन हाजिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, देते उन्हें सज़ा कि किस हिसाब से आपने सदर की जो दरख्वास्तें थी कि आके मुलाकात कर लें, जो लेटर्स थे उनको रद्दी की टोकरी में डाला। क्यों आपने ये बोला कि सदर से ज़रूरत नहीं है मुलाकात की? करते उन्हें लाइन हाजिर। इतना ही आपको माजी का शौक था तो फिर करते ना, ये जो 9 अगस्त के बाद की सूरत हाल थी उसके ऊपर भी बात करते, बुलाते उन्हें कि भाई क्यों आपने इलेक्शन के लिए फ़ौरन प्रोसेस शुरू नहीं किया? क्यों आपने सदर अडवी को बिल्कुल कहा कि जी उनका कोई किरदार नहीं है? क्यों नहीं आपने उनकी बातों का जवाब दिया? क्यों नहीं उनसे मुलाकात की? लेकिन ये उन्होंने नहीं किया। सेलेक्टिव किस्म का माजी का एक इवेंट उठा के उसके ऊपर जानबूझकर सदर मुमलिकत के ऊपर तनकीद की गई। उन्हें कहा गया कि आपने गैर आइनी काम किया, और इमरान खान साहब पे भी तनकीद की गई। तो ये बिल्कुल माजरत के साथ मुझे लग रहा है कि सिर्फ उन्होंने अपना ज़ाती गुस्सा निकाला। बाकी अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे थे तो चलिए ठीक है, फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। फिर जो एक और उसमें बड़ा ऑब्जेक्शनेबल सारा कंटेंट है वो, बल्कि इस पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि इसमें जनाब फिर इनके जो लाइक माइंडेड सहाफ़ी हैं जिनको ये बहुत पसंद है वो फिर शुरू हो जाते हैं। अब इस फैसले के बाद अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब लिखते हैं कि जी इस फैसले को पढ़ने के बाद सदर साहब को चाहे कि अपने मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ मारें। ये वाले अल्फाज हैं। यानी ज़रा आपको कोई तमीज़ नहीं है, तहजीब नहीं है ये बात करने की कि आप सदर मुमलिकत ऑफ पाकिस्तान, जो कि आइनी तौर पर सबसे बड़ा ओहदा है, जो सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस का, उसके बारे में ये अल्फाज ये कह रहे हैं कि उन्हें चाहिए कि अपने मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारें। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे फिर क्या इनकी लैंग्वेज है और क्या है। और ये कोई और बंदा बोले तो फिर सारे अखलाकियात के भाषण लेकर आ जाते हैं कि जी लेक्चर दो इनको तमीज़ सिखाओ। ये भी इन्हें इमरान खान ने सिखाई है ये लैंग्वेज कि जी इस तरह बोलो सदर के खिलाफ। अब किस बात पे वो कह रहे हैं कि जी सदर ने उस वक्त गैर आइनी तौर पर असेंबली क्यों तहलील की? भाई अगर ये बात है तो फिर अगर पुराने किस्से खुलेंगे तो फिर ये भी बात आएगी कि भाई वो साइफर था तो फिर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत क्यों करार दी गई? पहले साइफर को क्यों नहीं चेक किया गया कि बात वाकई ठीक है या गलत है? बगैर साइफर देखे किस तरह उनकी रूलिंग गलत करार दे दी गई? फिर बात तो वहाँ पे भी जाएगी ना। अब आप पुरानी तरफ जाएंगे तो फिर हर चीज़ खोलनी चाहिए। फिर खोलें साइफर, बताएं कि साजिश हुई थी, बताएं कि फिर ठीक है जी इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया था गैर आइनी तरीके से, फिर बात करें सारी। अब तो सारे मान रहे हैं ना कि पीछे बाजवा साहब थे, अप्रैल मई तय हो गया था, 2019 में ही तय हो गया था, फलां फलां, क्या मैं लंबी बात करूं इसके ऊपर। तो फिर वहाँ पे आते हैं। तो अब आप ये कह रहे हैं जनाटेदार थप्पड़ सदर साहब को मानने चाहिए, तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं मानने चाहिए? उन्होंने भी तो कहा है कि सदर का कोई किरदार नहीं। फिर किस मुंह के साथ वो गए सदर साहब के पास? फिर अगर ये बात है कि सदर ने उस वक्त गलत कदम उठाया तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गलत कदम नहीं उठाया? अगर सदर ने आइन के खिलाफ काम किया तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आइन के खिलाफ काम नहीं किया? तो ये क्या बात हुई कि आप सदर को तो चार्ज कर दें इसके ऊपर, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप लोग बरी जिम्मा करार दे दें? उसकी तरफ कोई इशारा ही नहीं कर रहा कि एक काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि उसने इलेक्शन कराने हैं, और उसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो इलेक्शन ही नहीं करा सकता। 2 सूबों के इलेक्शन कराने में उसने 13 महीने ले लिए हैं, और अब जो अगले कौमी असम्बली के इलेक्शन है उसमें फिर वो 6 महीने ले रहा है। किधर गया आपका आइन और कानून जो 90 दिन की बात करता है? इसके ऊपर कोई नहीं चीख रहा, और उठा के ले गए हैं जी बात को वो अप्रैल 2022 की तरफ। तो बहुत ही मायूस कुन। और फिर साथ ही साथ मीडिया के ऊपर भी उन्होंने खूब क्लास ली चीफ जस्टिस साहब ने कि जी मीडिया नेगेटिव बात ना करे ऐसी की तैसी। मतलब आप वही रिवायती तरीके, शोहरत, वही बयान, बड़े बड़े और लाइमलाइट सुर्खियाँ, यही बातें मुझे तो दिख रही हैं। सॉरी टू से रहमत बाबा वाली जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस पे सब उस वक्त उंगलियाँ उठाया करते थे, आज ऐसा लग रहा है कि ये चीफ जस्टिस पे उन्हीं के नक्शे कदम पर हैं। भाई आप ये कह रहे हैं कि जी मीडिया में कोई सवाल ही ना करे कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। भाई मीडिया क्या चस्के लेने के लिए ये सवाल कर रहा है? आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड क्या बता रहा है? 36 दफ़ा इलेक्शन की तारीख आ चुकी है लेकिन इलेक्शन नहीं होता।
तो क्या लोगों के जहन में ये खदशात नहीं होंगे कि पता नहीं इस दफ़ा भी इस तारीख पर इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे? मतलब क्या मीडिया अपनी तरफ से ये खदशात पैदा कर रहा है? क्या ऐसा नहीं हुआ? या तो ये हो ना कि हमेशा आइन और कानून के मुताबिक कभी 1 इंच इधर से उधर बात नहीं हुई, तो फिर मीडिया ऐसी बात कर रहा है तो बात भी सही है कि जी ठीक है, मीडिया जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन फैलाता है। भाई हम तो ये देख रहे हैं कि पहले 1 मार्च की अप्रैल की डेट आती है जो सदर साहब देते हैं, जब 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील होती हैं, उसके ऊपर इलेक्शन नहीं होता। फिर एक और डेट आती है, पहले 28 अप्रैल की डेट आई, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब डेट आई वो 14 मई की थी, फिर उसके ऊपर भी इलेक्शन नहीं होता, कोई नाम ही नहीं लेता। फिर उसके बाद आगे बात बढ़ती है तो 6 नवंबर की डेट आती है, वैसे तो अक्टूबर में ड्यू थे, अक्टूबर में तो किसी ने नाम ही नहीं लिया। फिर सदर साहब ने नवंबर की डेट दी, फिर उसके ऊपर भी इलेक्शन नहीं हुए। तो जब हम कंटिन्यूसली ये देख रहे हैं कि जो डेट्स आती हैं उस पर इलेक्शन नहीं होते, तो फिर जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि एक खदशा उठता है कि अब भाई 8 फरवरी को भी होंगे या नहीं। उसके बाद भी इवन 28 जनवरी की भी डेट आ चुकी है, 28 जनवरी को भी नहीं, अब ना करके अब 8 फरवरी की डेट आ गई है। तो कितनी डेट्स आई हैं, तो जाहिर सी बात है खदशात तो होंगे कि अब भी इलेक्शन होंगे या नहीं। तो इस बात के ऊपर मीडिया के ऊपर सारा जिम्मा डाल देना कि जी ये मीडिया करता है, तो ये भी एक अजीब फजूल सी बात है। तो मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आई कि ये किस तरह का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक कंडक्ट है और चीफ जस्टिस साहब किस तरह ये ऑर्डर्स लिखते हैं। बिल्कुल माजरत के साथ इसके ऊपर बहुत तनकीद बनती है, लेकिन बहरहाल मसला ये अब कम से कम इस तरह से कंक्लूड हो गया लॉजिकली कि 8 फरवरी को अब देखते हैं कि ये इलेक्शंस की डेट के हवाले से फर्दर क्या प्रोसीडिंग होती है। लेकिन एज इफ़ नाउ आई एम टॉकिंग, मुझे लग रहा है कि ये अब इसके ऊपर इन्हें इलेक्शन कराने हैं। उसमें 2-3 चीज़ें अब नज़र आना शुरू हो गई हैं, उसके ऊपर भी मैं बात करती हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अब शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से खबर बड़ी गर्दिश कर रही है कि उनके साथ मुज़ाकरात बाकायदा शुरू हो चुके हैं। और पिछले दिनों आपने सुना कि उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, फिर हॉस्पिटल मुंतकिल करने की भी बात हो गई है, वो भी इजाज़त मिल चुकी है। तो हो सकता है कि हॉस्पिटल मुंतकिल करके या वहाँ पर किसी भी तरह उनके साथ जो मामलात हैं उनको तय करने की कोशिश की जाए। और मकसद उसका बाजार यही नज़र आ रहा है कि चूँकि अब बैट तो होगा, और बैट होगा तो मतलब ख़तरा भी रहेगा कि ये पीटीआई वाले इलेक्शन जीत सकते हैं। तो इस वजह से अब कोशिश ये है कि फिर से -1 वाले फार्मूले की तरफ जाया जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब को या असद उमर साहब को एक फेस सामने रखा जाए पीटीआई का। शाह महमूद कुरैशी साहब को इसलिए ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा क्योंकि वो काफ़ी जेल वेल काट चुके हैं, साथ निभा चुके हैं, तो उनके ख्याल से शायद वर्कर इस बात को यकीन कर लेंगे कि वो इमरान खान के साथ लॉयल हैं। तो अगर वो सामने होंगे तो उनके ऊपर ट्रस्ट करके लोग जो है वो पीटीआई का वोट बैंक अगर उतर आता है तो ठीक है, वो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब मैनेजेबल होंगे तो हम उनके साथ चल लेंगे। तो इस तरह की कोई गेम करने की कोशिश की जाएगी, बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है, क्योंकि बिल्कुल आप ज़ीरो तो नहीं कर सकते पीटीआई को। तो अब उसके लिए ये एक सब्स्टिट्यूट प्लान रखा जा रहा है कि शायद असद उमर साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब को तैयार किया जाए। अब देखना ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब इस हवाले से क्या स्टैंड लेते हैं, क्या वो -1 पर राज़ी हो जाते हैं या वो स्टिल इमरान खान के साथ जेल में रहना प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि वो बाहर निकल कर पार्टी को लीड करें। देखिए, जहाँ पर इसमें एक इमोशनल फैक्टर है कि जी बिल्कुल नहीं जी हमें -1 कबूल नहीं है, ये वो सब अपनी जगह है, लेकिन इसके साथ एक रियलिस्टिक फैक्टर भी है। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि रास्ता निकालने के लिए बाज़-औक़ात एक कदम पीछे हटना भी पड़ता है। तो अगर शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई के लिए कोई रास्ता निकालने के लिए फिल वक्त ऐसी कोई चीज़ करते हैं कि कम से कम पार्टी जलसे कर सके, पार्टी कैंपेन कर सके, पार्टी इलेक्शन में जा सके, तो ये सब कर सके, इसके लिए अगर शाह महमूद कुरैशी साहब कोई बात मनवाने में कामयाब होते हैं तो इसमें आगे बढ़कर फिर इस कम से कम पीटीआई के पास ये ऑप्शन तो होगा कि असेंबली में होंगे, कुछ स्ट्रेंथ में होंगे, तो कोई अपने लीडर के लिए भी कानून साजी कर सकें या उनके लिए भी कुछ मुश्किलात को दूर कर सकें। लेकिन अगर बिल्कुल ही वो अपने रास्ते और दरवाजे बंद कर लेते हैं तो फिर तो इस सारी चक्कर में से निकलने का कोई हल नज़र नहीं आता, क्योंकि अदालतें कौन सा इंसाफ और कानून के ऊपर फैसले कर रही हैं कि जो आप ये रखें कि चूंकि हम बेगुनाह हैं लिहाजा हमें कभी ना कभी तो निकाल ही देंगे अदालतें। तो वो तो आप देख रहे हैं कि अदालतों के हाथ क्या कुछ है, उनके पास कितना इख्तियार है और वो कितनी अपनी मर्जी से फैसले कर रही हैं, तो वो तो सब जानते हैं। तो आप क्या फिर इसी तरह जलील होके बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, या फिर आप अपने लिए कोई रास्ता निकालेंगे? तो ये एक दोनों ऑप्शंस हैं, इसमें देखना होगा कि चकमा दिया जाएगा या चकमे में आया जाएगा, और ये बड़ा डिसाइसिव मोमेंट होगा अगर ऐसी कोई चीज़ जो है वो पीटीआई के सामने ऐसी कोई ऑप्शन रखी जाती है।
इमरान खान साहब इस सिलसिले में कुरैशी साहब को क्या हिदायत देते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और क्योंकि ख़बर तो अब ये भी आ रही है कि अभी से सारी प्लानिंग की जा रही है कि जितने टिकट होल्डर होंगे पीटीआई के, उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा, फिर कोई और नए कैंडिडेट आएंगे, फिर उनके साथ किया जाएगा। और देखिए, गुमान तो इस बात का भी है, खदशा तो ये भी है कि अगर जीत के बिलफर्ज आ भी गए तो जो लोग अभी अगवा करके पार्टी की सारी एफिलिएशन छुड़वा देते हैं, मुज़म्मती बयान भी दिलवा लेते हैं, तो क्या इस बात का कोई गारंटी है कि वो मुंतखब होने के बाद किसी की सियासी वाबस्तगी तब्दील ना करवा सके? मुमकिन है कि आज कोई पीटीआई के टिकट से बेचारा कामयाब हो जाए, कोई वकील हो, कोई अननोन बंदा, कोई भी वर्कर, उसको आप गायब करवा दें, महीने बाद वो आए और आके कहें जी मैं तो PMLN में शमूलियत का ऐलान करता हूँ या मैं किसी और जमात में जा रहा हूँ। तो अगर कोई अपने अब उस पर आ ही गया है कि जिसके लिए कोई हद नहीं है नीचे गिरने की, तो फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। बात तो ये है। तो ऐसे में अब ज़रूरी है कि पॉलिटिकली उसको फिर स्पेस कैसे निकालनी है अपनी पीटीआई को, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और देखना ये है कि वो इस स्पेस को निकालने में कामयाब होते हैं या नहीं। तो ये एक जी है। बाकी 2 अपडेट्स हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं। खदीजा शाह साहिबा की फिर से ज़मानत मंजूर हो गई थी, लेकिन अब FIA ने उन्हें एक 6 महीने पहले की ट्वीट पर गिरफ्तार कर लिया। तो वही बात जो एक पुराना तर्ज अमल है कि जी एक के बाद दूसरी गिरफ्तारी, वो हमें यहाँ पे भी देखने को मिली। और दूसरा, इमरान खान साहब ने अपनी साइफर केस में ज़मानत जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको पता है कि साइफर केस की ज़मानत की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद हो गई थी, तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। ये लोग कह रहे हैं कि जी वहाँ से बड़ा उम्मीद है रिलीफ का, लेकिन जो माजरत के साथ आज फैसला आया है उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि बाकायदा वहाँ पे कोई गुस्सा है इमरान खान साहब के ऊपर भी, आरिफ अलवी साहब के भी ऊपर, पुरानी सेटअप के ऊपर, जनरल फैज़ हमीद के ऊपर। तो वो गुस्सा अगर बरकरार है, वो गुस्सा अगर आइन और क़ानून से ज़्यादा है, तो फिर तो मुझे इमरान खान साहब के साथ कोई इंसाफ होता नज़र नहीं आ रहा, ना कोई रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। हाँ, अगर कोई अपनी अना और अपना ज़ाती जो गुस्सा या इंतकाम है उसको एक साइड पे रख के कोई फ़ैसला करे तो फिर अलग बात है। लेकिन बहरहाल हमें ये नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल जो भी टाइटन्स हैं सिचुएशन, और लेट्स सी कि आगे क्या होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।